देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे अमित शाह को 18 देश के जजों ने लगाई जोरदार तरीके की फटकार। बताएंगे कौन से मामले को लेकर जजों ने अमित शाह को एक एक करके जमकर खरी खोटी सुनाई है दोस्तों। इसके बाद कई जगह पर लताड़ा भी गया है। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में पूरी फ्रेटर्निटी एक साथ आ गई है दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी को घर देने से मना कर रहा था एक ऐसा प्रशासन जिससे अब कांग्रेस पार्टी भिड़ गई है दोस्तों। बताएंगे पुराना बदला निकालने का नया मौका बिहार में नजर आने लगा है दोस्तों। इसी के साथ में छात्रों को लाठी मारकर भगाने वाली बीजेपी सरकार को अब किसानों ने घेरा है दोस्तों। बताएंगे दिल्ली में महापंचायत की गई और यहां से क्या बड़े ऐलान किए गए दोस्तों। इसी के साथ में इंडिया गठबंधन की एक और पार्टी के पीछे जांच एजेंसी पड़ी है। बताएंगे कहां से कौन से राज्य से है ये बड़ी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में एक पूरे यूनिवर्सिटी के सारे चुने हुए नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए दोस्तों। बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी अपडेट एक एक करके चलेंगे। आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में देश के पढ़े लिखे उपराष्ट्रपति ही बनने चाहिए, यानी इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं दोस्तों पूर्व जज हैं, उनकी जीतने की संभावना सबसे ज्यादा नजर आती है। और अगर आप भी मानते हैं कि एक पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग को ही देश का उपराष्ट्रपति होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखता है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर एक आरएसएस के बैकग्राउंड वाले व्यक्ति यानी सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है दोस्तों। इसीलिए बीजेपी को हार का डर सता रहा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जब सांसद वोट डालते हैं दोस्तों तो उनको किसी पार्टी का विप फॉलो नहीं करना पड़ता। यानी अगर कोई पार्टी उनसे बोले कि किसे वोट देना है किसे वोट नहीं देना है तो वो इस बात को लेकर पूरी तरीके से बाध्य नहीं होते कि किसे वोट देना है, यानी सांसद अपने मन के हिसाब से वोट डालते हैं। इसका मतलब एनडीए गठबंधन के अंदर अब अफरा तफरी मस्ती दिखाई दे रही है दोस्तों। कारण यह है कि एक और आरएसएस बैकग्राउंड के राधाकृष्णन है तो दूसरी और बी सुदर्शन रेड्डी हैं दोस्तों, जो भारत के पूर्व जज रहे हैं और उनका एक अपना ही सम्मान है। इसी कारण अमित शाह और बीजेपी के लोग डरे पड़े हैं दोस्तों कि कहीं आरएसएस के बैकग्राउंड वाले राधाकृष्णन की जगह अगर एनडीए गठबंधन के 10 या 12 सांसदों ने भी बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में वोट डाल दिया तो पूरा गेम प्लान बीजेपी का बिगड़ जाएगा दोस्तों और देश का अगला उपराष्ट्रपति इंडिया गठबंधन से बन सकता है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अमित शाह ने सबसे पहले जज के खिलाफ उल्टा बोलना शुरू किया दोस्तों। अमित शाह ने सुदर्शन रेड्डी पर निशाना साधते हुए उनके टाइम में लिए गए एक फैसले, जिस फैसले का नाम सलवा जुडूम फैसला था, उस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण फैसला उन्होंने अपने कार्यकाल में लिया था, जिसके कारण नक्सलवाद की समस्या से लड़ने में भारत को काफी दिक्कतें हुई। कुल मिलाकर दोस्तों अमित शाह उनके पुराने डिसीजन को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे। आपको बता दें कि सुदर्शन रेड्डी ने उस समय में आदिवासी समाज के लोगों के मानवाधिकार को देखते हुए सलवा जुडूम को खत्म कर दिया था दोस्तों। यानी आदिवासी समाज के लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी हथियार इस्तेमाल करने की और नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की कोशिश की जा रही थी दोस्तों। यानी सरकार के द्वारा एक पूरी ट्रेनिंग की प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसे सलवा जुडूम कहा जाता था, जिसे रोका गया बाद में मानवाधिकार का उल्लंघन बताते हुए, जिसे लेकर अमित शाह भड़कते हुए अब सुदर्शन रेड्डी पर गंभीर आरोप लगा रहे थे दोस्तों। लेकिन सुदर्शन रेड्डी कोई अकेले जज तो है नहीं, उनके साथ में एक दो नहीं बल्कि 18 जज एक साथ आकर खड़े हो गए दोस्तों। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज जिसमें ए.के. पटनायक से लेकर अभय ओका, गोपाल गौड़ा और विक्रमजीत सेन, कुरियन जोसेफ, मदन बी लोकुर और जे चिलमेश्वर शामिल है दोस्तों। इसके बाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनमें गोविंद माथुर, एस मुरलीधर और संजीव बनर्जी शामिल थे दोस्तों। और इसी के साथ में हाईकोर्ट के जज रहे लगभग 7 जज और हैं जिन्होंने सबने मिलकर ये लेटर लिखा है। और इसके बाद अमित शाह को जमकर फटकार लगाई गई है दोस्तों। जज कहते हैं इस प्रकार की सार्वजनिक गलत व्याख्या करने से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों में डर का माहौल बन सकता है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ता है। बयान में उपराष्ट्रपति चुनाव में सभ्यता और गरिमा बनाए रखने की अपील की गई है दोस्तों। जज साहब ने सबने मिलकर एक साथ कहा है कि अमित शाह के द्वारा की गई टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। एक जज के द्वारा दिए गए डिसीजन पर इस तरीके की टिप्पणी नहीं की जा सकती। यानी दोस्तों उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जैसा ही फंसा वैसा ही अमित शाह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को और जज साहब को नक्सली समर्थक बता रहे थे दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी जो गंदी राजनीति करती है उसी तरीके से यहां भी करने की कोशिश की गई, लेकिन 18 जजों ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि ऐसे बयानों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप भी मानते हैं कि जजों की ऐसी रिस्पेक्ट होती है कि वो किसी के खिलाफ कुछ उल्टा नहीं बोलते, लेकिन जब सर पर पानी चढ़ जाता है यानी पानी सर से ऊपर चला जाता है तो उनको बोलना पड़ता है दोस्तों। इसीलिए 18 जजों ने ये अमित शाह को फटकार लगाई है। अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह को अभी भी सचेत हो जाना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के कारण अमित शाह पूरी तरीके से डरे पड़े हैं तो लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
कुछ दिनों पहले राहुल गांधी बिहार के दौरे पर गए थे दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी और दरभंगा के स्थानीय प्रशासन के बीच में जमकर रार देखने को मिली। दोस्तों आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट से राहुल गांधी जब अंबेडकर छात्रावास की ओर निकले दोस्तों, तो राहुल गांधी को रोकने के लिए तमाम तरीके के सुरक्षा प्रबंध कर दिए गए थे। इसके बावजूद राहुल गांधी नहीं रुके और उन्होंने सारे इंतजामों को धाराशाही करते हुए अंबेडकर छात्रावास में जाकर दलित समाज के सारे छात्रों से मुलाकात की। दोस्तों राहुल गांधी को रोकने का यह प्रयास विफल होने के बाद उनके ऊपर 2 मुकदमे दर्ज करवाए गए थे। इसके बाद अब जो अपडेट आ रही है दोस्तों वो ये कि राहुल गांधी आज फिर से दरभंगा आने वाले, और उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय प्रशासन से मांग की कि राहुल गांधी रात को यहां पर रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने राहुल गांधी से ऐसा लग रहा है कि दुश्मनी निकालनी शुरू कर दी है दोस्तों, और जिला प्रशासन ने राहुल गांधी को रात्रि विश्राम की इजाजत देने से इंकार कर दिया है। प्रशासन कह रहा है कि एक शैक्षणिक संस्थान में इस तरीके की इजाजत नहीं दी जा सकती दोस्तों, लेकिन अगर भाजपाई कोई नेता आ जाए यानी प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हो जाए तो आप लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान सरकारी तो छोड़िए प्राइवेट स्कूल तक बंद कर दिए जाते हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि रात्रि विश्राम के लिए राहुल गांधी अगर चले जाएंगे तो इससे स्कूल की व्यवस्था खराब हो जाएगी, इस तरीके का दावा करके जिला प्रशासन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि राहुल गांधी ने जो पिछली बार जिला प्रशासन के लोगों की बात नहीं मानी थी और इनको जोरदार झटका दिया था, शायद यही कारण है कि अब राहुल गांधी से बदला निकालने की कोशिश की जा रही है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसानों ने एक बार फिर से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है दोस्तों। किसानों की दिल्ली में महापंचायत हुई है, जहां किसानों ने मोदी सरकार से कई मांग की है दोस्तों। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से किसान शामिल हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानूनी गारंटी की हम लोग फिर से मांग करते हैं। ये मांग केवल हरियाणा पंजाब के किसान नहीं बल्कि पूरे देश के किसान कर रहे हैं, इसीलिए इस मामले को कुछ भी बोलकर अब टाला नहीं जा सकता। आपको बता दें कि अब न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर दोस्तों फिर से आंदोलन तेज हो रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि एसएससी के छात्रों के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया था दोस्तों, उसमें लाठीचार्ज करके प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन अब एक नया प्रोटेस्ट किसानों का प्रोटेस्ट सामने आ रहा है। आपकी जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सीमांचल के क्षेत्र में से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा गुजरी दोस्तों, तो जोरदार तरीके का समर्थन मिला और एक तरीके से सारे समाज के लोग एकजुट दिखाई दे रहे थे। वोटर अधिकार को लेकर लोगों में एक अवेयरनेस नजर आ रहा था, लेकिन अब बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह का कार्यक्रम पूर्णिया में करवाया गया है दोस्तों। वो पूर्णिया पहुंचते हैं और वहां जाकर फिर वही भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना एजेंडा है दोस्तों उसे फोर्स करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि अगली सरकार बनने पर रोहिंग्या को बाहर निकालेंगे। पूर्णिया में भी बांग्लादेश से बहुत राक्षस आ गया है, यानी दोस्तों कुल मिलाकर वही पुरानी राजनीति की और सीमांचल क्षेत्र को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह की ओर से भी उसी तरीके का एक बयान दिया गया था। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा से सभी लोगों को एकजुट किया जा रहा है, लेकिन अब ऐसे बयान जानबूझकर दिलवाए जा रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं समाज के अंदर आपसी मतभेद पैदा हो दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किन लोगों को टारगेट करके ये शब्द यूज किए जा रहे हैं, राक्षस तक बोला जा रहा है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी में कांग्रेस पार्टी का जोरदार तरीके का दबदबा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि रोहतक से सांसद कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुडा की मौजूदगी में, अंबाला से वरुण चौधरी की मौजूदगी में, चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष अनुराग और उनकी पूरी टीम कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई है दोस्तों। इस दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पंजाब यूनिवर्सिटी चुनाव में एनएसयूआई को डटकर मुकाबला करने की हिदायत दी और काम पर लग जाने के लिए बोल दिया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी में 40% के आसपास हरियाणा के छात्र हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी की आराम से जीत हो सकती है दोस्तों। ऐसे में छात्र संघ के चुनाव जीते हुए अध्यक्ष अगर कांग्रेस पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं तो इसका मतलब उनको अपना भविष्य कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रहा है। और सोचिए पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव जीतना कितना मुश्किल है दोस्तों। इसे जीतने के बाद अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की ओर जा रहा है तो इसका मतलब उसको भविष्य दिखाई दे रहा है कि आखिर कौन सी पार्टी में भविष्य है। अगर आप भी मानते हैं कि युवाओं के लिए अभी सबसे फेवरेट पार्टी कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि राहुल गांधी की विचारधारा भी युवाओं के इर्द गिर्द है दोस्तों। जो भी आपकी राय है इस पूरे मामले पर लिखेगा जरूर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अमित शाह इंडिया गठबंधन के नेताओं को हिदायत दे रहे थे और उन पर आरोप लगा रहे थे दोस्तों, जिसका केजरीवाल ने एकदम सटीक जवाब दिया है। आपको बता दें कि अमित शाह कहते हैं कि अगर कोई 5 साल से ज्यादा सजा वाले केस में जेल जाता है और 30 दिन तक उसको बेल नहीं मिलती तो उसे पोस्ट से हटा दिया जाएगा। कोई छिटपुट आरोप के लिए पोस्ट से नहीं हटाया जाएगा, मगर जिन पर करप्शन के आरोप है या 5 साल से ज्यादा के सजा के आरोपी है, ऐसे मंत्री, सीएम या प्राइम मिनिस्टर जेल में बैठकर सरकार चलाए, ये उचित नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों अमित शाह ये ज्ञान दे रहे थे। ये जो नया बिल आया है 130वां अमेंडमेंट, तो अरविंद केजरीवाल ने इस पर करारा जवाब दिया दोस्तों। केजरीवाल कहते हैं कि जो व्यक्ति गंभीर गुनाहों के मुजरिमों को अपनी पार्टी में शामिल करके उनके सारे केस को रफा दफा करके उन्हें मंत्री, मुख्यमंत्री बना देता है, क्या ऐसे मंत्री, प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ना चाहिए? ये सवाल है। ऐसे व्यक्ति को कितने साल की सजा होनी चाहिए? ये भी एक सवाल है दोस्तों। यानी निशाना उनका अमित शाह की ओर है। आगे केजरीवाल कहते
कहते हैं कि अगर किसी पर झूठा केस लगाकर उसे जेल में डाला जाए और बाद में वो दोष मुक्त हो जाता है, यानी उसके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं उससे वो मुक्त हो जाता है, तो उस झूठा केस लगाने वाले मंत्री को कितने साल की जेल होनी चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। यानी अमित शाह के एक एक सवाल का करारा जवाब दिया गया है, बल्कि केजरीवाल ने ऐसे सवाल पूछे हैं दोस्तों जिसका जवाब अमित शाह कभी नहीं दे सकते। अगर आप भी मानते हैं कि कम से कम भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर तो भाजपाई नेता तो कुछ नहीं बोल सकते, आपकी क्या राय है दोस्तों? दो शब्द जरूर लिखकर मुझे बताइएगा और अमित शाह के द्वारा उठाए गए सवाल पर जवाब जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर में वंतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की जांच के लिए 4 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया है दोस्तों। ये सेंटर रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अदालत ने कहा कि SIT ये जांच करेगी कि जानवरों को भारत और विदेश से लाने में वन्य संरक्षण कानून यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का और अंतरराष्ट्रीय संधियों का पालन किया गया है, इंटरनेशनल ट्रीटियों का सही से पालन किया गया है या नहीं किया गया। SIT की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जे चलमेश्वर करेंगे दोस्तों, और ये वही जस्टिस चलमेश्वर है दोस्तों जिन्होंने अमित शाह को फटकार लगाते हुए 18 जजों के साथ में अभी लेटर लिखा है। अब देखते हैं इस पूरे मामले पर और क्या जानकारी निकल कर सामने आती है दोस्तों। SIT के जांच पड़ताल में क्या अंबानी के प्राइवेट चिड़ियाघर के अंदर कानून का उल्लंघन पाया जाएगा, जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र में चुनावी धांधली को लेकर आरोप लगाने के बाद राहुल गांधी की ओर से कई सारी बातें बोली गई दोस्तों। ऐसे में CSDS के चीफ संजय कुमार की ओर से भी कई दावे किए गए थे। महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग सीटों पर वोटिंग परसेंटेज के बढ़ जाने का दावा किया गया था दोस्तों, और लगभग 45% वोटिंग बढ़ना अपने आप में अप्रत्याशित होता है, और संजय कुमार ने इसी और संकेत दिया था दोस्तों। उसके बाद संजय कुमार के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर FIR दर्ज करवाई गई। हालांकि संजय कुमार ने माफी मांगते हुए अपने बयान से पैर पीछे खींच लिए थे दोस्तों, लेकिन अब संजय कुमार के खिलाफ FIR दर्ज किया गया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान फैसले पर स्टे लगा दिया है, यानी FIR पर स्टे लगा दिया है दोस्तों। कोई गिरफ्तारी इनकी नहीं होगी। राहुल गांधी जो बयान दे रहे थे उसी का साथ देते देते इन्होंने कई सारे आंकड़े जारी करते हुए अपने डिटेल में अपडेट दिया था दोस्तों, लेकिन बाद में 2 दिन के बाद ये पलट गए थे, ये कहते हुए कि उन्होंने गलत आंकड़े दे दिया। हालांकि वो एक साइकोलॉजिस्ट है, यानी आंकड़ों से खेलना उनके पूरे जिंदगी का काम रहा है दोस्तों, और वो कैसे गलत आंकड़े दे सकते हैं, ये सवाल लोगों के मन में है। फिर लोग कई ये भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये आंकड़े उन्होंने वापस लिए नहीं है बल्कि करवाए गए होंगे। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें भाजपा के नेता सीमांचल में जाते हैं और वहां जाकर घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हैं, बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाते हुए अजीब अजीब तरीके का बयान देते हैं दोस्तों। गिरिराज सिंह के दावे पर अब RJD के नेता मनोज झा ने कहा कि बीते 11 वर्षों से केंद्र में NDA की सरकार है, बिहार में भी लगभग 2 दशकों से नीतीश की अगुवाई में NDA की सरकार चल रही है। गिरिराज सिंह खुद भी इस सरकार का हिस्सा है। ऐसे में यदि राज्य के अंदर अभी भी घुसपैठिए हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारी उनकी यानी भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन सरकार की जिम्मेदारी बनती है दोस्तों। इसी तरीके का बीजेपी के लोगों ने झारखंड में जाकर झारखंड के एक एक गांव में बोला था कि यहां घुसपैठी हैं और इंडिया गठबंधन के लोग घुसपैठियों को बढ़ावा देते हैं, और तमाम तरीके के अलग अलग दावे किए गए थे दोस्तों। लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ, झारखंड की जनता ने बीजेपी को वापस बोला कि आप लोग दिल्ली चले जाइए, और हिमंत विश्व शर्मा जिनको स्पेशल टास्क दिया गया था कि जाइए और झारखंड के अंदर ये बोलिए कि वहां पर घुसपैठी आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए हैं, उनको वापस झारखंड की जनता ने असम भेज दिया। बोला वहां पर जाकर वहां के आदिवासी लोगों के बारे में चिंता करो, उनको न्याय दिलवाओ, यहां पर हम इंडिया गठबंधन के साथ में है, और इंडिया गठबंधन को फुल मेजोरिटी की सरकार दे दी गई दोस्तों। और यही बीजेपी के लिए एक सबक था कि वो वापस इस तरीके के मुद्दे ना उठाए, लेकिन फिर बीजेपी सीमांचल क्षेत्र में इन्हीं मुद्दों को तूल दे रही है। लेकिन इससे एक बात स्पष्ट है दोस्तों कि भाजपा जितना ये मुद्दा उठाएगी उतना स्थानीय लोगों को समझ में आ जाएगा कि बीजेपी के पास कोई असली रियल एजेंडा नहीं है। इसीलिए इन बातों को आगे पुश किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है ताकि जनता के बीच पहुंच जाए। लेकिन जनता भी तैयार है दोस्तों, वो इन चीजों को अब स्वीकार करती नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, दवाई, कमाई और रोजगार ये सारी चीजें हैं जिस पर पूरा चुनाव होना चाहिए, और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी इसी के इर्द गिर्द बातें कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन भाजपाई फिर वही अपने पुराने एजेंडे पर आए हैं। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि सही बोला है RJD के नेता मनोज झा ने तो लिखेगा जरूर दोस्तों। साथ साथ अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है दोस्तों। कोर्ट ने हरियाणा पुलिस की ओर से दर्ज की गई FIR पर रोक लगा दी है दोस्तों। जिला मजिस्ट्रेट को इस मामले में संज्ञान लेने से मना किया गया। आपको बता दें कि SIT ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज एक केस में से क्लोजर रिपोर्ट लगाई है, दूसरे में चार्जशीट दाखिल की गई है। यह मामला प्रोफेसर के सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किए गए पोस्ट पर यह
फैसला लिया गया है दोस्तों। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने निचली अदालत पर मामले में कोई भी आरोप तय करने पर रोक लगा दिया है। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर मराठी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज दरांगे पाटिल फिर से एक्टिव हुए हैं दोस्तों। 24 तारीख को यानी 2 दिन पहले मराठा समुदाय के लोगों से उन्होंने 27 अगस्त को मुंबई चलो मार्च में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि हम अंतिम प्रयास करने जा रहे हैं। दरांगे ने ऐलान किया कि 29 अगस्त को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के आजाद मैदान में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मराठा समाज को ओबीसी आरक्षण में शामिल कराने की मांग को लेकर मनोज दरांगे पाटिल ने बीड़ जिले के अंदर मंजर सुंबा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को भीड़ से सरकार को परेशान होना चाहिए। लोगों की भीड़ इतनी होनी चाहिए जिससे सरकार के ऊपर दबाव बने। हालांकि दोस्तों इनकी खुद की अब क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता इतनी खत्म हो गई है दोस्तों कि अब शायद लोग इनके बुलाए पर आएंगे भी नहीं, क्योंकि पिछली बार आए थे और भाजपा सरकार पर दबाव बनाया गया और इनसे बोला गया कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को हराओ, आरक्षण देने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद दरांगे पाटिल इतने ज्यादा डर गए भाजपा से दोस्तों कि उन्होंने लोगों से बोल दिया कि आप अपने हिसाब से फैसला ले लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यानी चुनाव में इनडायरेक्ट तरीके से भाजपा को सपोर्ट कर दिया। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों पूरे मामले पर? अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने स्कूल के बच्चों से यह सवाल किया था कि चंद्रमा पर पहले सबसे कदम किसने रखा था। फिर जवाब दिया गया कि भगवान हनुमान ने। यानी अनुराग ठाकुर का यह बयान था दोस्तों जो बच्चों को मूर्ख बना रहे थे। बच्चे कह रहे थे कि नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था और यह बात सबको पता भी है दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के नेता जनता और बच्चों को मूर्ख बना रहे थे दोस्तों। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि मैं तो इस बात को मानता हूं सभी देवता अंतरिक्ष में रहते हैं, हम तो ये मानते हैं कि सब भगवान वहां रहते हैं। बीजेपी के लोग एस्ट्रोनॉमी नहीं एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं। यानी साइंस का एक सिंपल सा फैक्ट है दोस्तों, उसे लेकर भी अनुराग ठाकुर उल्टी सीधी बातें करते हुए बच्चों को भटका रहे थे। अखिलेश यादव ने इसी पर तंज कसते हुए बातें कही है। अखिलेश यादव जब बोलते हैं दोस्तों वो तंज ही कसते हैं। और अखिलेश यादव के साथ साथ डीएमके की नेत्री कनिमोझी की ओर से भी बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर को जमकर फटकार लगाते हुए कहा गया कि विज्ञान कोई मिथक नहीं है। कक्षाओं में युवाओं को गुमराह करना ज्ञान, तर्क और हमारे संविधान में निहित वैज्ञानिक सोच का अपमान है। यानी भारत के संविधान के डीपीएसपी में साफ तौर पर लिखा है कि राज्य का काम है कि लोगों के बीच में साइंस की नॉलेज को बढ़ाना, यानी जो तर्क के आधार पर चीजें हैं उनको लोगों के बीच में प्रमोट करना, ना कि हवाबाजी वाली चीजों को आगे प्रमोट करना। यानी लोगों में रैशनैलिटी को बढ़ाना सरकार का काम है दोस्तों। और बीजेपी के नेता क्योंकि सरकार का हिस्सा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को साइंस बताए, क्योंकि साइंस तर्कों के आधार पर, फैक्ट के आधार पर होता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों को भ्रम फैला रहे हैं दोस्तों, मिथक फैलाकर बच्चों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि यह बहुत बड़ा अपराध है और इस पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं दोस्तों, वैसे वैसे सूबे की राजनीति में सब कुछ धीरे धीरे करके क्लियर होता जा रहा है। सरगर्मियां भी तेज है। बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा से अलग राजनीतिक बयार बहने लगी है दोस्तों। 4 बार के विधायक रह चुके बाहुबली नेता नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह सियासत में नई उड़ान भरने जा रहे हैं दोस्तों। उन्होंने जेडीयू को छोड़कर आरजेडी का दामन थामा है। जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार उनका राजनीतिक मिजाज थोड़ा अलग है दोस्तों। बोगो सिंह अब तेजस्वी यादव के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं और तेजस्वी यादव के कहने पर अब वो चुनावी मैदान में भी उतर सकते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि 2005 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीत गए थे। इसके बाद जेडीयू में शामिल हो गए। 2010-2015 में चुनाव में जेडीयू के टिकट पर जीत दर्ज करके विधानसभा पहुंचे दोस्तों। कोरोना काल में बोगो सिंह ने अपने अधिकारियों पर कफन चोरी का आरोप लगाया, यानी जनता दल यूनाइटेड की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए दोस्तों। उसके बाद अब ये पूरा मामला सामने आया है। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके से और भी कई समीकरण बिहार में बदलने वाले हैं तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्र सरकार ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी जाने वाली सीआरपीएफ की जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी वापस ले ली है दोस्तों। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पर हुए हमले के बाद सुरक्षा मुहैया करवाई गई थी। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को जानकारी दी थी कि उनकी सुरक्षा का जिम्मा अब एक बार फिर से दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ सुरक्षा बढ़ाने का आदेश गृह मंत्रालय द्वारा औपचारिक रूप से जारी किया जाना था, लेकिन योजना में बदलाव करते हुए सुरक्षा को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया गया है। और वैसे भी दोस्तों बीजेपी के लोग अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा करते थे, काफिले को लेकर सवाल खड़ा करते थे। अगर ये सिक्योरिटी लेंगे तो फिर उल्टा दाव पड़ जाएगा। इसी से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस की हाई सिक्योरिटी में रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा कदम उठाया है दोस्तों जिसने सबको चौंका दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश के अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने रातों रात एक बड़ा फैसला लेते हुए जिला और विधानसभा क्षेत्र के नामित प्रभारियों को उनके पोस्ट से
तत्काल प्रभाव से हटा दिया है, पूरी तरीके से मुक्त कर दिया है। ये फैसला ऐसे समय में आया है दोस्तों जब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है, जहां पर एक और कांग्रेस पार्टी अपने संगठन का दोबारा से रिवैम्प कर रही है, यानी दोबारा से अपने संगठन को बना रही है। तो वैसे ही अब अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी के अंदर कुछ अमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं दोस्तों, जिसका व्यापक असर आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। साथ साथ प्रियंका गांधी आज बिहार आ रही है दोस्तों, और उन्होंने एसएससी के छात्रों का समर्थन करते हुए कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे एसएससी के छात्रों पर पुलिस के बल का जो अमानवीय और शर्मनाक इस्तेमाल किया गया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। हर परीक्षा में धांधली, हर भर्ती में घोटाला, पेपर लीक से पूरे देश के युवा त्रस्त हैं। बीजेपी राज्य में भर्ती प्रक्रिया और परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। उसे ठीक करने और युवाओं की बात सुनने की जगह उन पर लाठियां बरसाना दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों पर क्रूरता बरतने के बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए। प्रियंका गांधी ने छात्रों का समर्थन करते हुए ये खुलकर बोला है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि सारे विपक्ष के नेताओं को इसी तरीके से एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।